Everybody, this is me Bhumika Yadav and welcome back to my channel Learn Social Studies with me. So let's start with a new topic and a new subject that is history. हिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे पूरी, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस चैप्टर का या फिर इस मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है 1498 से। 1498 में वास्को डी गामा का इन्वेजन होता है इंडिया में और 1947 में वो एंड होती है जाके, जहाँ पे क्या होता है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, ठीक है। तो जो पोर्टुगीज़ थे वो हमारे कंट्री में सबसे पहले जो थे इन्वेडर्स थे जो हमारे में आए थे कंट्री में। उसके बाद फिर ये मतलब चलती रही सीरीज़ और पोर्टुगीज़ हमारे कंट्री से बेसिकली 1961 में गए हैं ऑपरेशन विजय के थ्रू, जब गोवा से क्या हुआ था इनको भगाया गया था, ठीक है। तो पहले उससे पहले ना इनका ही कंट्रोल होता था। तो अब हम देखते हैं वास्को डी गामा आया और 1947 इनके बीच में क्या हुआ ये हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसके साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी भी चलती है जो कि 1707 से 1947 तक। इसमें क्या होगा कि इंडिया जो 18th सेंचुरी में था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन होती थी, कैसे कैसे मतलब सब कुछ होता था, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई और औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे मतलब डेथ से पहले क्या हुआ था कि जो मुग़ल जो एम्पायर था या मुग़ल एम्परर्स थे उनका जो मतलब इतनी जो उनका शासन था वो क्या हो गया था एकदम से कम होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी पॉलिसीज़ आने लगी थी। मतलब अकबर तक वो सही चलता रहा और फिर जहांगीर शाहजहाँ इनके टाइम पीरियड तक वो डिक्लाइन होता गया क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ इतनी मतलब वो नहीं थी, इफ़ेक्टिव नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ वो डिक्लाइन होता गया। और जहांगीर जो हमारे रूलर थे उनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था इन्वेजन हुआ था हमारे कंट्री में। जहांगीर के टाइम पे आने शुरू हुए थे ब्रिटिशर्स बेसिकली 1606 के अराउंड, ठीक है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लिया। तो पैरेलल स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं जो कि 18th सेंचुरी का इंडिया। तो इसमें 3 टाइप की हमारी चीज़ें हुई थी, पॉलिटिकल, सोसाइटियल और कल्चर डेवलपमेंट, मतलब पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स जो थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे, उनका जो रूल था वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था और रीजनल स्टेट राइज होने स्टार्ट हो गए थे। रजवाड़े जो थे वो स्टार्ट हो गए थे दोबारा से बनने, ठीक है। और उससे क्या हुई फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज़ आने लगी और पॉलिटिक्स जो थी वो फ्रेगमेंटेड होने लगी, ठीक है। इसने हमारा क्या कर दिया सिस्टम को वीक कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो देखो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टीम ए है और एक टीम बी है, ठीक है। तो टीम ए में क्या हुआ, टीम ए में है जैसे यूरोपियन पावर्स जो हैं, ठीक है, और टीम बी में है हमारे इंडियन स्टेट्स। तो टीम ए में कौन हुए हमारे यूरोपियन पावर्स, टीम बी में कौन हुए हमारे इंडियन स्टेट्स, जैसे कि हमारे ब्रिटिशर्स हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, फ्रेंच, डच और स्पेनिश, ठीक है। और इंडियन स्टेट में बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, हैदराबाद, कर्नाटक, त्रावणकोर, रोहिलखंड, राजपूत, ये सारे रीजन हो गए, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले जो टीम ए है ना हमारी हिस्ट्री में हुआ क्या है, मतलब कि बेसिकली जो यूरोपियन पावर्स थे ना पहले इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई, जैसे ब्रिटिशर्स पोर्टुगीज़ को हराएंगे, पोर्टुगीज़ किसी और को हराएंगे, तो ऐसे करके इनके बीच में लड़ाई होती रहेगी और सेम एज इट इज़ इनके बीच में भी लड़ाई होती रहेगी। जो इनमें से जीतेगा, जो कि ब्रिटिशर्स जीते थे वो, और इनमें से बेसिकली 4 स्टेट्स ऐसे होंगे, 4 स्टेट्स देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा बंगाल, मैसूर, कर्नाटका, मराठा और सिख। तो ये जाके लड़ेंगे ब्रिटिशर्स से, बट आखिरकार क्या होगा कि ब्रिटिशर्स ना जीत जाएंगे अपने मतलब वो कंट्रोल कर लेंगे इंडिया में, ठीक है। तो पहले ये सभी आपस में लड़ेंगे और फिर क्या करेंगे ये ब्रिटिशर्स और इंडियन जो 4 स्टेट्स थे वो लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जीतेगा कौन, ब्रिटिशर्स। इतना समझ में आ गया। तो इसमें ये क्या कहते थे, हम होंगे कामयाब। ब्रिटिशर्स जो हैं वो यूँ कहते थे कि हम होंगे कामयाब, हम इंडिया को जीत लेंगे। और दूसरा फेज़ जो था वो कॉमन मैन वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। जब कॉमन मैन जो हमारे इंडियन जो पीपल थे, सिटीजन्स थे, वो ये कह रहे थे कि बस अब बहुत हो गया और हमें इन अंग्रेज़ों को भगाना पड़ेगा अपने कंट्री से। तो ब्रिटिश जो क्राउन था तब वो क्या कहता था ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिश आर्मी थी, कि तुमसे नहीं हो पाएगा अब इंडिया में रूल, अब तुम वापस आ जाओ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फेज़ 1 में जो है ब्रिटिशर्स सक्सीड करेंगे और टीम बी में 4 स्टेट होंगे जो ब्रिटिशर्स से लड़ाई करेंगे। कौन कौन से हैं, बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख, ठीक है। लास्ट में ब्रिटिशर्स सक्सीड करेंगे और ब्रिटिशर्स में भी क्या होगा पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और 1857 का फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, जिसको इनिशिएट किया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम।
अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडिया इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तो मुगल एम्परर्स थे हमारे टोटल 6 जो किंग थे वो बहुत पावरफुल हुए। कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। ये टाइम पीरियड हो गया हमारा। ये एक ट्री बनता है जो कि मतलब मुगल एम्परर्स का बनता है, जैसे कि तो हम इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ बाबर, बाबर का बेटा, उसके बाद आ गया हुमायूं, हुमायूं के बाद आ गया अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि ये भी ट्रिक हो सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने इन्वेड कब किया था इंडिया में? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में करा था 1605 से 27 तक। बेसिकली मतलब 1606 में इन्होंने हमारे कंट्री में मतलब ये आए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था आगे। तो 1571 में ना अकबर ने एक न्यू पॉलिसी या फिर न्यू अपना सिस्टम जो है अपने एम्पायर में चलाया था। अकबर सबसे अच्छा राजा माना गया है। अब मुगल एम्पायर जो एम्पायर्स थे उनमें से सबसे अच्छा और सबसे मतलब जो अच्छे से रूल कर पाया बेसिकली वो अकबर थे। तो अकबर ने क्या करा, एक नया एम्पायर में मतलब ये अपना क्या एक नया सिस्टम लाया, मनसबदारी का सिस्टम। तो मनसबदार ये एक अरेबिक वर्ड है और इसका मनसब का मतलब होता है रैंक। ठीक है, रैंक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक। तो मनसब जो है वो अराउंड 33 कैटेगरीज में थे और 2 टाइप से होते थे ये, ज़ात और सवार। तो ज़ात का मतलब होता था कि इंडिविजुअल की रैंक को क्या है, और सवार का मतलब कैवलरी या फिर जो हॉर्सेस या आर्मी वो मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, तो जो सवार थे ना वो राजा हमेशा ये होता था कि जो मनसबदार है ना, मनसबदारी है उसमें कम हो, कैवलरी कम हो जो मेरे पास है उससे हमेशा कम होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, अटैक करेगा राजा के ऊपर और क्या करेगा, सक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था हमेशा जो कैवलरी होती थी ना मनसबदारों को कम दी जाती थी। ठीक है, और मतलब इनकी पेमेंट होती थी। तो पेमेंट जो होती थी ना वो या तो हमारे कैश में होती थी कि कैश दे दिया जाएगा, या फिर तो होती थी पीस ऑफ लैंड से। तो पीस ऑफ लैंड को हम जागीर कहते हैं। और फिर अगर जिसके पास जागीर आ गई ना तो उस मनसबदार को क्या कहते थे हम, जागीरदार भी। बट ऐसा नहीं होता था हमेशा कि हमें हर मनसबदार को हम जागीरदार कहेंगे या फिर हर जागीरदार को हम मनसबदार कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा मतलब कि जो भी मनसबदार होगा उसको ना कोई भी एक टाइप की मतलब जब जागीर मिलेगी तो उसे हम जागीरदार कह पाएंगे। हर एक मनसबदार को जागीरदार नहीं कहा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक बनाई गई। ये मैंने आपको बताया कि जो ज़ात होती थी या फिर जो मनसब होता था वो क्या टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक होती थी। तो इसने क्या करा, नोबिलिटी को जन्म दिया। ठीक है, हायरार्की को एक जन्म दिया कि ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, ये सबसे पहले राजा, फिर आ गया मनसबदार, फिर जागीरदार, ऐसे मतलब करके बन गया। तो इसने क्या करा, नोबिलिटी को जन्म दिया, और जो कि ब्रिटिशर्स को हेल्पफुल साबित हुई क्योंकि वो फिर अच्छे से रूल कर पाए इनके थ्रू ही। उन्होंने क्या करा, इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ा, उन्होंने लोअर रैंक वाले पोजीशन को नहीं छेड़ा। वो तो आज भी हम देखते हैं हमारे कंट्री में हमें मिल जाएंगे, जैसे तहसीलदार हो गए। तो वो इस टाइम पे भी मतलब ब्रिटिशर से पहले भी होते थे। तो ये उन्होंने ना कभी भी नीचे वाले ऑफिसर्स को नहीं छेड़ा, उन्होंने ऊपर जो नीचे थे ना उनके ऊपर अपना एक ऑफिस बना दिया। तो उनकी पॉलिसी ये होती थी कि जो है सिस्टम उसको वैसे ही रहने दो, बट उसके ऊपर अब तुम रूल करो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता है जैसे कि बहुत सारे पटवारी और ये सब चीज़ होती है ना, बहुत पहले की पोस्ट है, अब की पोस्ट नहीं है कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने बना दी, ये बहुत पहले की हैं। बट सिर्फ ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनके ऊपर एक बना दिया, इनके ऊपर एक बना दिया, फिर इन सब के ऊपर एक बना दिया। ठीक है, फिर जो ऊपर हायर ऑफिसर्स होते थे ना उन पे वो रूल करते थे। जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट में देखें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये लास्ट पेज है हमारा। ठीक है, तो मुगल्स जो थे ना उस टाइम पे क्या हुआ कि औरंगज़ेब के टाइम के बाद क्या हुआ कि ना उनके अंदर क्या हुआ, प्रोमोजेनिचर की जो पॉलिसी थी वो क्या हुई, लैक हो गई। ठीक है, जो मतलब हमारे जो मुगल्स थे वो लैक करने लगे किसकी पॉलिसी, प्रोमोजेनिचर की। मतलब कि क्या होता था, जैसे जो इससे क्या होगा कि मतलब जो राजा है, राजा का सबसे बड़ा बेटा है ना, वो ऑब्वियसली जाके क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। ठीक है, बट क्या होता था कि ना उसको किंग नहीं बनाते थे और ना मतलब आपस में ही ये सब लड़ाई करते थे, और फिर जो लड़ाई में जीत जाता था वो जाके क्या बनता था, किंग बनता था। ठीक है, तो ना औरंगज़ेब के बाद से ये टाइम जो मतलब ये चली आ रही थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा मतलब आगे जाके राजा बनेगा, उसकी डेथ के बाद तो वो ख़त्म हो गई। और फिर जैसे कि हमने देखा ही कि देखो अब इसमें मैंने एक नई टाइमलाइन बना रखी है मैंने। तो टाइमलाइन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र आए, फिर जहांदार शाह आए, फिर फारूक सियार आए, फिर ऐसे करके ना कितने सारे लीडर्स आए। ठीक है,
तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी टाइमलाइन क्या हुई। तो 1700 से 1712, 1712 से 1713। अगर हम इसमें देखें ना तो किसी का भी रूल है ना बहुत लंबा नहीं चला, सबका मतलब थोड़े बहुत सालों का ही चला, 15 साल 20 साल, मतलब बहुत मैक्सिमम इतना ही गया, उससे ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहादुर शाह के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में ना हम बहादुर शाह कवर कर लेते हैं, वो भी हाफ ही हो पाएगा। तो बहादुर शाह ना, औरंगज़ेब की डेथ हुई और औरंगज़ेब के ना 3 बेटे थे। ठीक है, तो 3 बेटे का नाम क्या क्या था, मुआज़्ज़म, मोहम्मद आज़म शाह और कम्बकश, ये तीनों बेटे थे इसके। सॉरी मैंने अगर गलत प्रोनाउंस किया है तो मुआज़्ज़म जो था वो गवर्नर था काबुल का, और मोहम्मद आज़म शाह जो थे वो गवर्नर थे गुजरात के, और कम्बकश जो थे वो गवर्नर थे दक्कन के। ठीक है, तो इसको अगर हम ना देखते हैं, एक स्टोरी से देखते हैं, रुको इस पेज पे। औरंगज़ेब की डेथ हुई, औरंगज़ेब मरा 1707 के अराउंड। ठीक है, हाँ 1707 में मरा। उसके बाद ना इसके 3 बेटे थे, कौन कौन थे, मुआज़्ज़म, कम्बकश और क्या हो गया हमारा मोहम्मद आज़म शाह। ये हमारे 3 बेटे हो गए इसके। अब क्या करा कि जो काबुल वाला जो राजा था ना वो, और दक्कन वाले, तो ये ना दिल्ली से दूर थे, क्योंकि दिल्ली से इनका शासन चलता था, और दिल्ली के सबसे नज़दीक क्या होगा इनमें से, गुजरात होगा। ठीक है, तो गुजरात में जो रूल कर रहे थे हमारे इनके जो मतलब सेकंड जो इनके सन थे, कौन थे, मोहम्मद आज़म शाह, वो जो रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, दिल्ली पे जाके क्या करा, वो गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, अब ये बात उनको पता चली कि इनको जो दक्कन में रूल कर रहे थे कम्बकश और जो गवर्नर थे काबुल के, इन दोनों को पता चली, तो इन्होंने क्या करा, ऐसे थोड़ी ना किसी के गद्दी पे बैठ जाएंगे, भाई हमारा भी शासन था, हमारे भी वो पिता थे, तो हम भी बैठ सकते हैं गद्दी पे, ये क्यों अकेला बैठेगा। तो उन्होंने क्या करा, काबुल से लड़ाई, मतलब काबुल से उन्होंने अटैक करा। ठीक है, दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली के ऊपर जब अटैक करा तो गुजरात वाला जब ये रूलर था, ये दिल्ली में जाके क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। तो गुजरात वाले रूलर को बेसिकली मोहम्मद आज़म शाह को इन्होंने हटाया दिल्ली की गद्दी से, और काबुल वाला जो राजा था ना वो आके कहाँ बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पे। ठीक है, अब दक्कन वाले ने भी क्या करा, दक्कन वाला जो था राजा कम्बकश, उसने क्या करा, 2 साल बाद अटैक करा, बट 2 साल बाद उसकी इतनी अच्छी कैवलरी नहीं थी, इतनी अच्छी उसकी आर्मी नहीं थी, तो वो हार गया। और लास्ट में क्या हुआ, मुआज़्ज़म जो उनका जो सन था औरंगज़ेब का, उसने रूल करना स्टार्ट करा। उसके बाद अगर हम देखें तो मुआज़्ज़म थोड़ा ना सॉरी अगर मैं मतलब गलत कह रही हूँ वैसे तो, बट जो मुआज़्ज़म जो था ना वो क्या था, एक अलग सा नाम लगता था, क्योंकि ना जो मतलब बादशाह बनेंगे उनका ना ऐसा नाम थोड़ी ना होगा कि चिंटू विंटू, ऐसे थोड़ी ना नाम होगा, कुछ अच्छा नाम होगा। तो उन्हें सब ने सलाह दी, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, ये उन्होंने नाम रखा। उसके बाद ये ना लगभग 65 साल के थे जब अपनी रूल पे आए, मतलब अपनी गद्दी पे आए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है, और ये हमने देख लिया पूरा। एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर प्रिंस मुआज़्ज़म, ये हमने पढ़ लिया। 65 ईयर के थे बहादुर शाह। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्सिलिएशन की जो थी पॉलिसी थी उन्होंने लागू करी पूरे इंडिया में। ठीक है, राजपूत के साथ, मराठास के साथ, बुंदेल्स के साथ, मतलब सबके साथ उन्होंने सिर्फ एक ही पॉलिसी लागू करी, कॉम्प्रोमाइज़ एंड कॉन्सिलेशन। मतलब कि देखो अगर वो बंदा 65 साल की उम्र में आया है तो वो क्या ही अब रूल करेगा, कितनी उसकी लाइफ बची है, और इतना कौन उसकी मतलब क्या पॉलिसी बना पाएगा, वो कुछ नहीं बना पाएगा। तो उसने एक पॉलिसी के ऊपर काम करा, कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉन्सिलेशन करो, और बस वो क्या करेगा, अपने मतलब कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने आराम से रहो कॉम्प्रोमाइज़ करके। ठीक है, आपस में सभी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो और कोई लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, ये सब था इसमें बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मैंने अगर कोई गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।